हेलो दोस्तों। आज हम यूनिट 6 जो है भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसके बारे में जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बुक है निर्माण आईएएस की यूनिट 6 की। कई लोगों का मानना है कि इसमें ज़्यादा पेज है, कई लोगों का मानना है कि इससे प्रश्न कम आते हैं, कई लोग कोई और सोर्स रिकमेंड करते हैं। मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत स्तर पर कि जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही वास्ट है। उसमें एक किताब से सारे प्रश्न आ जाना ये संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वो बहुत ही डायनेमिक है। पहले इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन इस साल जो 2 से 3 प्रश्न आए हैं, हम चर्चा करेंगे वीडियो में कि कौन से 2 से 3 प्रश्न हैं। 2 से 3 प्रश्न जो आए हैं उनको देख के कहीं ना कहीं लगता है कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो इकोनॉमिक्स को डायनेमिक रखना चाहता है, जिसमें करंट के इनपुट भी है, जिसमें 2 3 4 साल पहले के प्रश्न भी हैं, ट्रेंड्स भी हैं, इकोनॉमिक्स के क्या ट्रेंड्स रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स छोटा टॉपिक नहीं है, छोटा सब्जेक्ट नहीं है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी डायनेमिक है, जिसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होता है। तो किसी भी बुक से कम्प्लीटली 10 के 10 प्रश्न आ जाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। किताब बनाने वालों के लिए भी ये मुश्किल है कि वो ऐसी किताब बनाए जिसमें सभी के सभी प्रश्न आ जाए, क्योंकि एक किताब इकोनॉमिक सर्वे भी है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ता है। दूसरी बात, एक कोई ऑथेंटिक बुक है वो भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो काफ़ी सोर्सेज आपको पढ़ने पड़ते हैं और उसके बिना पे कुछ करंट अफेयर्स की बुक्स भी पढ़नी पड़ती है आपको, और इन सभी को मिला के एक बुक बनाई जाती है। और उस बुक से संभावना रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में कोई भी बुक बनाने वाला ये दावा नहीं कर सकता है कि पूरे के पूरे प्रश्न जो हैं 10 के 10 इसी से आ जाएंगे। तो हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। खैर, हमारा मकसद इस बुक को रिव्यू करने का है। पहले हम सिलेबस देखते हैं। यूनिट 6 भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, इससे 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना रहेगी। इसमें पर कैपिटा इनकम एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। पर कैपिटा इनकम जो है ना, उसमें भारत से भी तुलना की जाती है, साथ में पर कैपिटा इनकम चालू कीमत पे भी और स्थिर कीमत जो है उन दोनों पे। और जो लेटेस्ट सर्वे आया है इकोनॉमिक सर्वे, इनसे आपको जो है देखना है इसको। और ये जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, इसको आप इकोनॉमिक सर्वे से करो इस बुक से करने की बजाय। हालांकि इन्होंने भी इकोनॉमिक सर्वे का जो है पूरा समरी दिया हुआ है, लेकिन चूंकि इकोनॉमिक सर्वे इस किताब के छपने के बाद भी आ गया है, इसलिए आपको वहाँ से जो है अपडेट करना है उसको। 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना रहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, इससे भी 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। एडीजी से इस साल 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एक तो इससे हमेशा आएगा, छोटा टॉपिक है। इसके बाद में बात करूं तो मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, एमएसएमई और अधोसंरचना का विकास, इससे भी 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना बनेगी। एमएसएमई जो है एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक में से एक है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से प्रश्न एक आने की पूरी पूरी संभावना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जो जीआई टैग यानी आईपीआर में जीआई टैग भी आता है, तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखे हैं, दोनों के एक एक, तो ये देख लेना आप T40 सीरीज़ में। तो जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से, इनसे संबंधित मध्य प्रदेश की क्या प्रगति है, इसके बारे में भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्ति, जिसमें कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र, इस टॉपिक से भी 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना है, जिसमें आरबीआई और जो कमर्शियल बैंक है, सेबी है, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग जो है फाइनेंस कमीशन, ये कॉरपोरेशंस, एनबीएफसी है ना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। ठीक, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ और G20, सार्क और एशियान, ये 3 जो हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर दे रखी है। तो इनसे भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जैसे G20 से इस बार प्रश्न आया था कि G20 का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। कब तो नहीं पूछा था, कहाँ हुआ था ये पूछा था उन्होंने। तो ये मैंने बताया आपको सिलेबस के बारे में। ये हमारी बुक है निर्माण आईएएस की, है ना। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पेज ज़्यादा क्यों हैं। देखो, इसमें इन्होंने यहीं पे लिखा हुआ है फ्रंट पेज पे कि 1175 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और जब 1175 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं तो हर जो टॉपिक है उसके बाद 3 से 4 जो पेज है और ज़्यादा ही मान लो इसको आप, वो ऑब्जेक्टिव में चले जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी चैप्टर्स हैं यहाँ पर, लगभग 22 चैप्टर्स हैं। तो इसीलिए जो है पेजेस की संख्या 333 के आसपास यहाँ पर हो रही है ना। ज़्यादा पेजेस नहीं है एक्चुअल में इसमें। पहला टॉपिक मध्य प्रदेश की एक
मध्य प्रदेश एक आर्थिक परिदृश्य यानी जो वाला टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, एसडीजी, कृषि क्षेत्र, उद्योग, एमएसएमई, अधोसंरचना, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आईपीआर, और ये एमपी का इकोनॉमिक्स हो गया। अब फिर भारत की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय जो विदेश नीति है वो G20, सार्क और आसियान, है ना। ये यहाँ पर आपका बुक का कंटेंट है। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न कौन कौन से इससे बने हैं। इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखो, पहला प्रश्न यहाँ पर ये है कि पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था। ये पेज नंबर 318 पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है G20 शिखर सम्मेलन। ये पहला सम्मेलन जो है नवंबर 2008 में वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में हुआ था, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। जिन प्रश्न की बात मैंने शुरू में की थी कि काफ़ी डायनेमिक नेचर के हैं, उन प्रश्नों में ये भी एक प्रश्न है कि वैधानिक तरलता अनुपात यानी जो SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो ये जो है इसमें प्रश्न आया था कि इसकी न्यूनतम सीमा क्या थी जब भारत सरकार द्वारा इसे 2007 में संशोधित किया गया था। देखिए ये काफ़ी टफ प्रश्न है ना, ये हर किसी से नहीं बनेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे प्रश्न की टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमको। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि इसमें सभी तुक्का मारेंगे। 99% बच्चों को ये नहीं पता होगा, 1% अपवाद होता ही हर जगह, तो सब तुक्का मारेंगे। आप भी तुक्का मारो, ठीक है। तुक्का मारने का तरीका क्या है, हम जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ये सब चीज़ें देखेंगे। तो ये क्वेश्चन टफ है और ये कंपटीशन का मुद्दा है ही नहीं, है ना। देखो सिलेक्शन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन होता है जो सभी को आता है वो आपको करना है और थोड़ा सा ज़्यादा करना है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो किसी से नहीं बनेगा, और जब किसी से नहीं बनेगा तो वो कंपटीशन का इशू है ही नहीं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये प्रश्न किस किताब से आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है, और ये किताब किसी किताब में मिलेगा भी नहीं आपको ये प्रश्न, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, सितंबर 2023 के अंत में जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था। हम एक्सटर्नल बोरोविंग करते हैं। ये जो प्रश्न था, ये प्रश्न भी किसी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये दो प्रश्न ऐसे हैं कि जो काफ़ी टफ नेचर के हैं, जो आप किसी भी जो है किताब में देखने को नहीं मिलेगा। एक ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कुछ किताबों में दे रखा था, लेकिन इस किताब में ये क्वेश्चन नहीं है। भारत के सभी कारखानों कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था, 2% के लगभग उत्तर था इसका। ये भी किसी भी बुक में नहीं है, मतलब दूसरी बुक में हो सकता है, इसमें नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की जो उन्नति एग्री GIS परियोजना है, देखो ये क्वेश्चन आप मेंस से कर सकते हो। एग्री GIS नाम से स्पष्ट है, इन्होंने GIS लिखा हुआ है, और GIS आपको पता ही है क्या होता है। तो देखो ये सेकंड ऑप्शन देखो यहाँ पर, पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने तो उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। जब आप मेंस में पढ़ोगे GIS तो आप डिटेल से पढ़ते हो, तो आपको पता होता है कि GIS क्या होता है और GIS क्या होता है। आप अगर पता है आपको, तो फिर इनमें जो ऑप्शन है आपको एलिमिनेट करके सही ऑप्शन तक आप आराम से पहुँच सकते हो। समग्र शिक्षा अभियान जो है ये इस बुक से नहीं आया है ना। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ लेवल का है। हालांकि जनरली हम जो योजनाएं पढ़ते हैं पूरा भारत स्तर की शिक्षा, स्वास्थ्य सभी संबंधित, तो उन योजनाओं में ये योजना काफ़ी प्रसिद्ध योजना है ना। लेकिन यहाँ पर इसमें इस वाली बुक में इसका उत्तर नहीं है। शायद इसका आंसर ऐसे ये वाला थर्ड वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पर कैपिटा इनकम मैंने बताया था कि MPPSC का सबसे फेवरेट टॉपिक है। ये भारत और जो मध्य प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम इसकी तुलना करवा रहा है, और इसका आंसर था कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय के से कम है ना, बी ऑप्शन। पेज नंबर 2 और 199 में जो है अलग अलग दे रखा है ये। देखो यहाँ पर 2 नंबर पेज में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,40,583 दी गई है। वहीं भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 1,72,276 रुपये है। तो इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है वो भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है। GI टैग में चिन्नौर चावल की बात हम करें तो पेज नंबर 196 में इस किताब में ये बताया हुआ है कि चिन्नौर चावल जो है बालाघाट में उत्पादित होता है, और 2021 में इसको GI टैग दिया गया। ये ODOP का कुछ प्रश्न है। और अशोकनगर आपको पता ही चंदेरी साड़ियों के लिए, खरगोन महेश्वरी साड़ियों के लिए, बुरहानपुर केले के उत्पाद के लिए, और मंदसौर जो है लहसुन के लिए प्रसिद्ध है। पेज नंबर 183-84 पे इसका उत्तर दे रखा है इसी बुक में, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। HDG की बात करते हैं तो पेज नंबर 95 पे HDG के बारे में दे रखा है कि HDG की 4 श्रेणियाँ होती है, जिनमें एस्पिरेंट यानी आकांक्षी, ये 0 से 49, परफॉर्मर यानी प्रदर्शक, और फ्रंट रनर यानी अग्रणी, और अचीवर 100।
तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। आकांक्षी 0 से 49, प्रदर्शक, ये वाला प्रश्न इसका उत्तर रहेगा। अब ये तो हो गए 10 प्रश्न। अब हम देखते हैं 10 प्रश्न में से कितने आए, कितने नहीं आए, ये देख लेते हैं पहले। तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 आए हैं, 5 नहीं आए हैं, है ना। यानी 50-50 का आंकड़ा रहा है। कारण क्या है कि जो 5 प्रश्न नहीं आए हैं वो बहुत ही टफ नेचर के थे। हालांकि हर साल ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, कभी कभी किसी वर्ष में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। अब वो इन 5 में से मेरी संभावना ये है कि 3 प्रश्न तो किसी भी किताब से नहीं आएंगे, तो इतना दिक्कत वाली बात है नहीं। कुछ प्रश्न और इस बुक से आए हैं जिनमें देखो मैं बताता हूँ। एक BHEL जो है ये 125 नंबर पे दिया है कि BHEL की जो स्थापना है वो किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई थी, तो ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है। 2011 की जनगणना वाला है, तो 32 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो भोपाल में है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एक SDG का और प्रश्न आया था कि SDG 1, 2 और 9 में क्या है। तो हम जब मेंस पढ़ते हैं तो देखते ही हैं कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं उसमें तो कंक्लूजन में लिखते हैं, SDG का हवाला हम वहाँ पर देते हैं, रेफरेंस देते हैं। तो पेज नंबर 96 में 1, 2 और 9 नंबर का जो SDG यहाँ पर बताया हुआ है। तो 5 प्रश्न तो वो और 3 प्रश्न ये, मतलब कुल मिला के 8 प्रश्न इस बुक से आए हैं, है ना। ठीक ठाक रेशियो है ये। इकोनॉमिक्स के लिए कोई ज़्यादा अच्छी बेहतर बुक मार्केट में अवेलेबल है भी नहीं। ये जो बुक है इससे प्रश्न आ रहे हैं, और जो 2-3 प्रश्न नहीं आ रहे हैं, 4-5 जो प्रश्न हुए हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि और किसी किताब से आए होंगे। तो आप इस किताब को भी मेरे ख्याल से आपको सेलेक्टिव पढ़ना चाहिए, पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इकोनॉमिक सर्वे को साथ में रखो, इकोनॉमिक सर्वे पहले पढ़ो, आप किताब बाद में पढ़ो। इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ो पहले, उसके बाद भी जो है इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आएगी। इकोनॉमिक सर्वे का भी हम रिव्यू लेके आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे का क्या योगदान रहा है। तो हम इकोनॉमिक सर्वे और इस बुक को मिला के पढ़ सकते हैं। और इसके साथ जो परीक्षा धाम है उसमें भी इकोनॉमिक्स का कुछ चैप्टर्स हैं, वो भी आप देख सकते हो। वहाँ से भी छोटा ही है, वहाँ पर ज़्यादा दे नहीं रखा है। तो इस हिसाब से आप जो है इकोनॉमिक्स एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सिलेबस, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 2 से 3 सोर्सेस आपको कंबाइन करके पढ़ना है। इस बुक को भी आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, पूरे के पूरी जो पेजेस है वो पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मध्य प्रदेश का जो परिचय है उसको छोड़ के आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं, है ना। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अगर 2-5 प्रश्न नहीं आ रहे किसी भी बुक से तो उनके पीछे नहीं भागना है आपको, क्योंकि वो किसी से नहीं बनेंगे, है ना। तो और 2-3 प्रश्न में तुक्का मारोगे आप तो एक आध तो सही हो ही जाता है और उतना काम हो जाता है अपना। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यूनिट 6 की बुक हमने यहाँ पर देखी। मैं सब्सक्राइब के लिए कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप कर दिया करो सब्सक्राइब, तो कम से कम उससे क्या होगा, चैनल बढ़ेगा। चैनल बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा तो ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि कौन सा सोर्स अच्छा है कौन सा नहीं है, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।